हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। इंटरव्यू के सीरीज़ में आज हम एक और कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उनके क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उनके आंसर्स भी जो है डिस्कस करूँगी, ताकि जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ है उनमें कैंडिडेट्स को क्या हो, हेल्प हो। तो इसमें राजस्थान से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने अपने तरीके से देने की कोशिश की है। हो सकता है आप उससे भी बेटर आंसर दे सकते हैं, बट जो मैं आंसर दे रही हूँ वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं, जो कैंडिडेट है इनका इंटरव्यू जो है वो राजकुमारी गुजर मैम के बोर्ड से हुआ था। तो इनका एक्सपीरियंस ये रहा कि ओवरऑल बोर्ड वॉज कॉर्पोरेटिव एंड मोटिवेशनल। जो बोर्ड था वो सहयोगी था और मोटिवेशनल भी था। साथ ही इनका इंटरव्यू जो है वो 25 से 30 मिनट तक चला था। और ये जो पर्सन थे, ये लास्ट पर्सन थे अपने सेशन के, यानी इनकी पारी में जो है वो लास्ट इंटरव्यू इन्हीं का हुआ था। बात करते हैं हम इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले जो है वो राजकुमारी मैम ने इनसे क्वेश्चन पूछा, कब आए, वही कब आए, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, कब की, बीए में कौन से सब्जेक्ट्स। ये जनरली क्वेश्चन है, ये सामान्य प्रश्न है जो हर कैंडिडेट से लगभग पूछे जा रहे हैं इस वाले इंटरव्यू में। ओके, तो इनका जवाब तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, फिर उसमें क्या चेंजेस किए गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब नेशनल फ्लैग हो, चाहे नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, ये सब तो हमें अच्छे से याद ही कर लेने हैं, क्योंकि इसके बारे में तो जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसके बारे में हम नेशनल फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं कि नेशनल फ्लैग जो है वो किसने डिज़ाइन किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल फ्लैग जो है वो पहली बार क्या हुआ था, जो मॉडिफाइड जो नेशनल फ्लैग था वो मैडम भिखाजी कामा, ठीक है, उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट में जो है वो राष्ट्रध्वज को वहाँ पर उन्होंने फहराया था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी ये, तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ जो जर्मनी के स्टुगार्ट में राष्ट्रध्वज फहराया था। लेकिन ये राष्ट्रध्वज जो आज वाला राष्ट्रध्वज है उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो तिरंगा आज है वैसा नहीं था ये। उसके बाद 1916 में, ये इम्पॉर्टेंट है, 1916 वाला, 1916 में पिंगली जो वेंकैया है उन्होंने जो है ट्राई कलर यानी 3 कलर वाला तिरंगा जो है वो डिज़ाइन करा था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 तो रेड कलर होंगे और एक जो होगा वो ग्रीन कलर की बैंड इसमें यूज़ करी जाएगी। और उन्होंने ये डिज़ाइन जो है वो महात्मा गांधी जी को जो है दिखाया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने फिर लाला हंसराज के जो रिकमेंडेशन पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया था। एक तो इसमें जो है लाल रंग की जगह सफ़ेद रंग जोड़ा और एक लाल रंग की जगह वहाँ पर नारंगी रंग जोड़ा, जो कि त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और एक उन्होंने जोड़ा चक्र जो है वो भी जोड़ा महात्मा गांधी ने लाला हंसराज के रिकमेंडेशन पर। तो इस तरह से जो नेशनल फ्लैग जो है वो हमारा क्या हुआ, डिज़ाइन हुआ। अब नेशनल फ्लैग जो है हमारा, उसमें अशोक चक्र है, बाद में चक्र की जगह अशोक चक्र लाया गया, और उसका विड्थ और जो हाइट है उसका एस्पेक्ट रेशियो कितना है, 3:2। ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब जब हम बात करें कि जब मैडम भिखाजी कामा ने जब वो राष्ट्रीय फ्लैग फहराया था, उसके बाद होम रूल आंदोलन जो हुआ था जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भी नया फ्लैग जो है वो यूज़ करा था। तो इस तरह से जो फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया गया था। अब ये इंडियन फ्लैग का क्वेश्चन आई थिंक इसलिए पूछा गया है क्योंकि इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन हुए जो है लगभग 100 साल हो चुके हैं। मार्च 2021 में क्या हुआ है, जो हमारा इंडियन फ्लैग जो ड्राफ्ट डिज़ाइन आया था उसको लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 1921 में ही जो पिंगली वेंकैया नायडू ने जो महात्मा गांधी जी को जो फ्लैग का डिज़ाइन जो है वो दिखाया था कि 1921 में, हालांकि 1916 में उन्होंने ये जो है ड्राफ्ट ले आए थे इसका, लेकिन 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिखाया था। तब से ही जो है ये इंडियन फ्लैग के रूप में क्या है, शामिल किया जा चुका है। जो अब वर्तमान में जो इंडियन फ्लैग है वो उसी का ही रूप है। तो आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा जॉब छोड़कर स्टेट में क्यों आना चाहते हैं। अब इनसे ये क्वेश्चन शायद इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंट्रल जॉब में है और सेंट्रल से राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब में आ रहे हैं, तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप उन्होंने ये तो प्रिपेयर कर लिया होगा और आंसर भी सही दे दिया होगा। नेक्स्ट है, आपकी हॉबी स्विमिंग है। इनकी हॉबी स्विमिंग है,
तो स्विमिंग से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन किया गया। दिल्ली में कहाँ स्विमिंग करते हो, ये आई थिंक जॉब जो है इनकी दिल्ली में है, तो दिल्ली में स्विमिंग जो है कहाँ करते होंगे ये इनसे पूछा गया, क्योंकि स्विमिंग इनकी हॉबी है तो स्विमिंग तो ये करते ही होंगे, तो दिल्ली में कहाँ करते हैं ये इनसे पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मेंबर 1 जो है उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे। वी रेस्पेक्ट यू एज यू आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड बट द सेम टाइम वी रेस्पेक्ट मोर आउट ऑफ यू कंपेयरिंग टू नोवाइस स्टूडेंट। अब इनको बोला गया कि आप जो है डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपसे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं। जो हमारे नोवाइस जो स्टूडेंट्स आएंगे, यानी जो नो सीखिए जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि करेंगे, क्योंकि नोवाइस स्टूडेंट जो होंगे उनको काफ़ी कुछ सिखाना पड़ेगा, जबकि आप ऑलरेडी जॉब प्रोफाइल में, और जॉब भी आपकी जो है डिफेंस बैकग्राउंड से है, तो आपकी जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी है और एक्सपीरियंस जॉब है, तो आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन जो है आरपीएससी की बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति का फुल फॉर्म। जो नीति आयोग है हमारा उसके बारे में पूछा गया, तो नीति जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो नीति की फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि डिफरेंस बिटवीन नीति एंड प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो और इंटरव्यू को जो पूछे जाएंगे उनमें भी पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग जो है वो सरकार का क्या है, एक थिंक टैंक है। ये तो सबको पता ही है कि पहले प्लानिंग कमीशन था और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था एक तो, साथ में मंत्रालय और राज्य जो होते हैं उनको वित्त का आवंटन भी ये करता था। लेकिन अब जो नीति आयोग जो बना दिया गया है वो क्या करता है, वो सरकार का थिंक टैंक है, जो कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर क्या करता है, सरकार को एडवाइस देता है, उनको टाइम टू टाइम क्या करता है, सलाह देता है, ताकि सरकार जो है वो जो योजनाएं बना रही है वो जनहित में हो, और जनहित को जो है सब सर्वाधिक योजनाओं का क्या मिले, लाभ मिले। तो इस तरह से जो है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन जो है वो वर्क करते हैं। अब इनमें और डिफरेंस हम देख लेते हैं। जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन जो था पहले वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाता था। टॉप टू बॉटम का अप्रोच का मतलब ये हो गया कि योजनाएं जो है पहले केंद्र में बनती थी, ठीक है, और फिर राज्यों में जो है वो लागू करवाई जाती थी, और फिर राज्य जो है वो गाँव में लागू करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी नीति आयोग क्या करता है, इसमें बॉटम अप अप्रोच जो है वो अपनाई जा रही है, बॉटम टू टॉप चलती है इसमें। यानी इसमें क्या होता है, राज्यों के जो सीएम होते हैं वो योजना के बनते समय ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सुझाव भी देते हैं अपने। साथ में राज्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए भी वो क्या कहते हैं कि हमें जो है ऐसी नीति बनानी चाहिए, मतलब अपनी राज्य की नीति भी जो है बनवाने में क्या करते हैं, ये सपोर्ट और सुझाव देते हैं नीति आयोग के अंदर। और साथ में क्या है कि प्लानिंग कमीशन में क्या था कि कोई भी मतलब राज्यों के सीएम हो या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन नीति आयोग में क्या है, एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है, आपको पता ही है। तो उसमें क्या होते हैं, सीएम भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होते हैं, राज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। तो उससे क्या है, एक केंद्र राज्य संबंधों में क्या होती है, मजबूती आती है। और नीति आयोग में एक और ख़ास बात यह है कि इसमें 2 हब्स बनाए गए हैं। 2 हब से मतलब ये हो गया, एक तो बनाया गया है टीम इंडिया हब बनाया गया, और एक बनाया गया नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो जो टीम इंडिया हब है वो क्या करता है, केंद्र और राज्य में क्या करता है, समन्वय करता है, यानी केंद्र और राज्य की जितनी भी नीतियां हैं उनमें समन्वय स्थापित करता है। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन जो हब है वो क्या करता है, जो नीति आयोग है उसी को और बेहतर करने का प्रयास करता है कि नीति आयोग जो है वो लगातार उसमें क्या हो, रिफॉर्म होते रहे। तो इस तरह से ये जो है नीति आयोग वर्क करता है। नीति आयोग की एक और खासियत ये है कि नीति आयोग जो है वो समय समय पर डिफरेंट टाइप के इंडेक्स जारी करता है, जैसे कि इनोवेशन इंडेक्स हो गया, एसडीजी जो इंडिया इंडेक्स हो गया, डेल्टा रैंकिंग जो है, ये सब जारी करता है। जबकि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपी मॉडल क्या है, एग्जाम्पल्स इन योर सराउंडिंग्स। तो पीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसके अंदर क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी जो होती है, कोई भी पब्लिक सेक्टर जो है वो अथॉरिटी हो गई, और साथ ही क्या होता है कोई प्राइवेट पार्टी होती है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर दोनों में कॉन्ट्रैक्ट किस बात को लेकर होता है कि कोई भी सार्वजनिक सेवा या प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, वो जो है वो निजी पार्टी प्रदान करेगी, और उसका वित्तीय, तकनीकी और जो ऑपरेशनल रिस्क जो है वो भी क्या होगा, जो प्राइवेट पार्टी है वो उठाएगी।
ठीक है। तो ये हमारा जो है पीपी मॉडल हो गया। अब उसके बाद में इनसे पूछा गया कि सराउंडिंग्स में जो है वो कौन कौन से एग्जांपल्स है। सराउंडिंग में देखा जाए तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है और जो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है बहुत सारी योजनाएं जो है वो पीपीपी मॉडल पर चल रही है। तो उन्हीं के बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है वो पीपीपी मॉडल पर चल रही है। जैसे कि फर्स्ट बात करें कि रोड कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा पीपीपी मॉडल पर होता है। जैसे हमारा रेड कोर है, पीडी कोर है, वो रोड कंस्ट्रक्शन पीपीपी मॉडल पर करते हैं। उसके अलावा सूर्य उजाला कंपनी जो है वो सोलर पार्क्स डेवलपमेंट कर रही है। अडानी ग्रुप जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स विकसित कर रहा है, सोलर पार्क जैसलमेर में और जोधपुर में। इसके अलावा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है जयपुर का, रिंग रोड प्रोजेक्ट है जयपुर का, ये सब पीपीपी मॉडल पर ही तो बेस है। तो और प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं, जैसे हमारा आईआईटी, पॉलिटेक्निक और जो इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग जो कॉलेज है, ये भी पीपीपी मॉडल पर अभी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यानी कि इनकी स्थापना भी जो है वो पीपीपी मॉडल पर हो रही है। उसके अलावा जो अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट है वो भी बनाए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है जैसे अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, इन सब में जो है प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं। इसके अलावा फ्लोराइड जो है, कई जो जिलों में जो है फ्लोराइड जो है बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोराइड उन्मूलन के लिए भी जो है पीपी मॉडल बेस्ड जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर जो है, पावर सेक्टर जो है, उसमें भी चलाए जा रहे हैं। टूरिज्म की बात करें तो जैसे जल महल जयपुर में और तिजारा फोर्ट अलवर में जो है पीपीपी मॉडल पर प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है राजस्वान प्रोजेक्ट, उस पर भी पीपीपी मॉडल की भागीदारी है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस हो, पीडीएस जो हमारा सिस्टम है जिसमें अन्नपूर्णा भंडार योजना है, जो राशन की शॉप है, उसमें भी जो है पीपी मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स जो है उसमें राजस्थान में पीपी मॉडल बन रहा है। आप इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वापस से रिपीट हो सकता है कि राजस्थान में पीपी मॉडल जो है वो किन किन योजनाओं में चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबर 2। मेंबर 2 ने जो है इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, तो ये क्वेश्चन तो लाजमी ही है, पूछा जा सकता है किसी भी कैंडिडेट से। तो ये जो कैंडिडेट है वो सीकर से बिलोंग करते हैं, तो इनसे सीकर या फिर शेखावाटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीकर का कौन सा पार्ट या ब्लॉक दूसरे स्टेट से लगता है। अब सीकर का जो पार्ट है ये तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा पार्ट लगता है, बट ये बताए कि सीकर का जो है वो हरियाणा जो है, हरियाणा से जो है, हरियाणा जो हमारा स्टेट है वहाँ से जो है सीकर लगता है, और उसका भी एक वो पार्ट है महेंद्रगढ़ जिला, वो सीकर से लगता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ भी लिया गया है, हरियाणा का कौन सा जिला लगता है, महेंद्रगढ़ जो है वो लगता है। शेखावाटी के ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शेखावाटी के ओल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक तो आ जाता है हमारा जैसे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी जिसका नाम चेंज होकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो गया है, जो कि सीकर में है। इसके अलावा सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोद्दार कॉलेज नवलगढ़ में हो गया। उसके अलावा जो मोदी यूनिवर्सिटी है लक्ष्मणगढ़, वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू, ऐसे बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी पहले से जो है वो स्थापित है। इसके अलावा एक और रीजन की बात करें, हमारा बिट्स पिलानी, जो बिट्स पिलानी जो इंस्टीट्यूट है जो घनश्याम दास बिरला जी ने जो स्थापित करा था वो हो गया। तो ये सभी जो है हमारे ओल्ड इंस्टीट्यूट है जो शेखावाटी रीजन में स्थित है। फिर उसके बाद में बात करते हैं शेखावाटी के इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी शेखावाटी के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर उद्योगपति है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो उद्योगपति में एक तो हो गए बीके बिरला हो गए, जीडी बिरला हो गए, कुमार मंगलम बिरला जो पूरा इनका जो पीढ़ी दर चल रहा है, तो कुमार मंगलम बिरला तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है उन्होंने जो बनाया है, ये सब जो है वो क्या है बड़े बड़े उद्योगपति है। इसके अलावा लक्ष्मी निवास मित्तल जो है वो हो गए, राहुल बजाज जो कि जमनालाल बजाज के पुत्र हैं, जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की संज्ञा भी दी थी। तो इस तरह से ये जो काफ़ी फेमस उद्योगपति है जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। नेक्स्ट है कौन से उद्योग आपके एरिया में हैं, तो शेखावाटी एरिया के उद्योग पूछे गए हैं। तो शेखावाटी उद्योग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से उद्योग जो है वो आपके एरिया में डेवलप्ड है। फिर नेक्स्ट है सीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इनका जॉब प्रोफाइल जो है वो सीडीएस है, तो सीडीएस से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट्स रूल कम्स अंडर विच आर्टिकल, जो प्रेसिडेंट का रूल है वो किस आर्टिकल में आता है, तो 356 आर्टिकल 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनसे फिर क्या पूछा गया, राजस्थान में लास्ट प्रेसिडेंट रूल कब लगा,
अब राजस्थान में लास्ट नहीं, आपको चारों जो प्रेसिडेंट रूल जो है पता ही है, तो राजस्थान में अब तक 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 4 बार लगा है, तो उन चारों के बारे में आपको पढ़ लेना है कि कब कब लगा। तो मैं थोड़ा डिस्कस भी कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट जो लगा था वो 1967 में लगा था, फर्स्ट हमारा लगा 1967 में, सेकेंड लगा हमारा 1977 में, और थर्ड हमारा लगा 1980 में, और फोर्थ जो है, जो लास्ट है हमारा, वो लगा 1992 में। तो फर्स्ट लगा 1967, सेकंड लगा 1977, थर्ड लगा 1980 और फोर्थ लगा 1992 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1992 में जो है वो लास्ट प्रेसिडेंट रूल जो है वो राजस्थान में लगा। ओके, अब मेंबर थर्ड जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या होते हैं। अब इनकी जॉब जो है वो सीडीएस से रिलेटेड है, यानी सिक्योरिटी प्रोफाइल वाली जॉब है, तो इनसे इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पूछा। अब इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है वो ये होता है कि जो हमारा इंडिया है उसकी सीमा जो है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन कौन से देशों से लगती है, ठीक है, वर्ल्ड के और कौन से देश है जिनसे भारत की जो है वो सीमा लगती है। तो ऐसे जो है लगभग 7 कंट्री है, कितने हैं, 7 कंट्रीज है जिनके साथ जो है भारत की सीमा लगती है। उसमें है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये जो देश हैं इनके साथ जो है भारत की सीमा लगती है। उसमें भी बात करें तो पाक के साथ हो गई, जैसे LOC हम शेयर करते हैं, चाइना के साथ मैकमोहन रेखा जो है हमारी LAC, उसको हम शेयर करते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो होते हैं उन पर जो सिक्योरिटी जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है, उसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है, अगर किसी और से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी कौन करता है। एक तो हमारा हो गया ITBP, इंडियन तिब्बत, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो है हमारी वो हो गई। उसके अलावा हमारा हो गया BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई। ओके, फिर हो गया हमारा इंडियन आर्मी भी थोड़ा हेल्प करती है। उसके अलावा सशस्त्र सीमा बल जो है वो भी करती है। और असम राइफल्स जो है, ये सब जो है हमारी बॉर्डर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ITBP, BSF, SSB और असम राइफल्स, ये सब क्या करते हैं, हमारी इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हाउ यू अप्लाई योर डिफेंस एक्सपीरियंस इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब उनकी जो जॉब प्रोफाइल है, डिफेंस का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे, ये इनसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ का हिरार्की वहाँ से अलग है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ये इनसे पूछा गया। तो आई होप उन्होंने इसका आंसर भी सही दे दिया होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और आपको किस तरह से आंसर देने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।